अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस धरती पर एक ऐसा कुआं है जिसमें कभी पानी था ही नहीं, फिर भी सदियों से लोग हजारों मील का सफ़र तय करके उसे देखने आते थे, तो क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं, क्योंकि ऐसी बातें कहानियों में ही अच्छी लगती हैं, हकीकत में नहीं। लेकिन भारत की सबसे पुरानी लोक कथाओं में एक जगह का जिक्र मिलता है जिसे लोग समय का कुआं कहकर पुकारते हैं। कहते हैं उस कुएं में झांकने वाला अपना चेहरा नहीं देखता था, वो अपना आने वाला कल देखता था। लेकिन उस कुएं के 3 नियम थे। पहला, जिसने एक बार उस कुएं में झांक लिया वो दूसरी बार कभी उसके पास नहीं जा सकता था। दूसरा, जो भविष्य तुम देखोगे उसे तुम भूल नहीं पाओगे। और तीसरा नियम, सबसे खतरनाक, जिस भविष्य को तुम बदलने की कोशिश करोगे वही तुम्हारी किस्मत बन जाएगा। इसीलिए सदियों तक लोग उस कुएं को ढूंढते रहे, लेकिन कोई उसे ढूंढना नहीं चाहता था। अजीब बात है ना, इंसान हर चीज़ जानना चाहता है लेकिन अपना भविष्य कभी नहीं, क्योंकि सच हमेशा सुंदर नहीं होता। साल था 1898, बरसात का मौसम, मध्य भारत, घने जंगल, लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी। पेड़ों की टहनियों से गिरती हुई बूंदें ऐसी आवाज़ कर रही थी मानो जंगल धीरे धीरे कोई गीत गा रहा हो। उस जंगल से लगभग 5 कोस दूर एक छोटा सा गांव था, नाम था अमरगढ़। गांव छोटा था लेकिन उसके नियम बहुत बड़े थे। सूर्य डूबने के बाद कोई उत्तर की तरफ नहीं जाता था। बच्चे अगर गलती से उस दिशा में खेलने लगते तो माएँ उनका हाथ पकड़कर घर ले जाती थी, पर कोई वजह नहीं बताती थी। बस एक ही बात कहती थी, उत्तर की हवा हर किसी को रास नहीं आती। गांव में एक लड़का रहता था, नाम था आर्यमित्र। उम्र 24 साल। न वो बहुत ताकतवर था न बहुत अमीर, लेकिन उसके अंदर एक बीमारी थी, जिज्ञासा। जिस चीज़ से पूरा गांव डरता था, आर्यमित्र उसी के बारे में सबसे ज़्यादा जानना चाहता था। पुराने मंदिर, टूटे हुए किले, बिना नाम वाले रास्ते और ऐसी किताबें जिन्हें लोग छूने से भी डरते थे। उसके पिता राजकीय पुस्तकालय के रक्षक थे। हजारों ताड़पत्र, सैकड़ों हाथ से लिखी पुस्तकें और ऐसे रहस्य जो कभी राजाओं के अलावा किसी ने नहीं पढ़े थे। उस रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पुस्तकालय लगभग खाली हो चुका था। आर्यमित्र दीपक की रोशनी में पुरानी अलमारियों की सफाई कर रहा था। तभी उसे दीवार के पीछे लकड़ी का एक छोटा सा दरवाज़ा दिखाई दिया। आर्यमित्र इस पुस्तकालय में बचपन से आ रहा था, लेकिन ये दरवाज़ा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने हाथ बढ़ाया, धक्का दिया, दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। अंदर सिर्फ एक कमरा था और कमरे के बीचों बीच पत्थर का एक संदूक रखा था। संदूक पर धूल नहीं थी, जैसे कोई आज भी उसे साफ करता हो। आर्यमित्र धीरे धीरे उसके पास गया, संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर न सोना था, न हीरे, न कोई हथियार, बस एक काली चमड़े की डायरी। उसने डायरी उठाई, पहला पन्ना खोला। उस पर स्याही से सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर यह पुस्तक तुम्हारे हाथ में है तो इसका मतलब समय ने तुम्हारा नाम चुन लिया है। आर्यमित्र हल्का सा मुस्काया, किसी साधु की लिखी हुई होगी, उसने धीरे से कहा। और जैसे ही उसने दूसरा पन्ना पलटा, पुस्तकालय के सारे दीपक एक साथ बुझ गए। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में उसे अपने बिल्कुल पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत देर कर दिया नीमू। आवाज़ बिल्कुल उसके कान के पास से आई थी। आर्यमित्र का पूरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, इतना गहरा कि अपनी हथेली भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी।
उसने कांपते हुए जेब से चकमक पत्थर निकाला, 2 बार रगड़ा, तीसरी बार एक छोटी सी लौ जल उठी। दीपक दोबारा जल गया। कमरा फिर से रोशनी से भर गया, लेकिन कमरे में वह अकेला था। आर्यमित्र ने गहरी सांस ली। शायद मेरा भ्रम था, उसने खुद से कहा, लेकिन तभी उसकी नजर डायरी पर गई। डायरी अब बंद नहीं थी, वह अपने आप खुली हुई थी, और जिस पन्ने पर अभी कुछ देर पहले कुछ भी नहीं लिखा था, अब उस पर शब्द उभर रहे थे। स्याही जैसे कागज के भीतर से बाहर आ रही थी। आर्यमित्र ने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। जो यह पढ़ रहा है, समझ ले, समय ने उसकी परीक्षा शुरू कर दी है। अगर अभी भी लौट सकता है तो लौट जा, क्योंकि आगे मिलने वाला हर उत्तर एक नई उलझन लेकर आएगा। आर्यमित्र हल्का सा मुस्काया। डराने का अच्छा तरीका है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अगले ही पल गायब हो गई। डायरी के नीचे एक नया नक्शा बन चुका था। यह वही जंगल था जो अमरगढ़ के उत्तर में फैला हुआ था, लेकिन इस बार नक्शे में एक पतली सी लाल रेखा भी थी, और रेखा के अंत में एक छोटा सा गोल निशान। उसके पास सिर्फ एक शब्द लिखा था, प्रथम द्वार। आर्यमित्र ने पहली बार महसूस किया यह कोई साधारण किताब नहीं थी। इसमें लिखी बातें बदल रही थी, जैसे किताब उसे पढ़ रही थी। अगली सुबह सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ था। गांव अभी पूरी तरह जगा भी नहीं था, लेकिन आर्यमित्र डायरी अपने झोले में रख चुका था। वह सीधे गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिदास बाबा के पास पहुंचा। बाबा की उम्र शायद 80 के आसपास रही होगी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, लेकिन आंखें अभी भी किसी बाज की तरह तेज। आर्यमित्र ने बिना कुछ कहे डायरी उनके सामने रख दी। हरिदास बाबा ने जैसे ही उस चमड़े की जिल्द को देखा, उनके हाथ कांप गए। उन्होंने तुरंत डायरी बंद कर दी और बहुत धीमी आवाज में बोले, इसे कहाँ से ले आए? पुराने पुस्तकालय के नीचे वाले कमरे से बाबा। बाबा कुछ देर तक चुप रहे, फिर पहली बार उनकी आंखों में डर दिखाई दिया। वो कमरा 50 साल से बंद था, उसे खोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। आर्यमित्र ने पूछा, इस डायरी में ऐसा क्या है बाबा? बाबा ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सामने रखा मिट्टी का घड़ा उठाया, एक लोटा पानी पिया और बहुत देर तक जमीन को देखते रहे। फिर बोले, तुम्हें समय का कुआं मिल जाएगा, लेकिन उस दिन से तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रहेगी। आर्यमित्र ने पहली बार सीधा सवाल पूछा, समय का कुआं आखिर है क्या? हरिदास बाबा ने आंखें बंद कर ली। वो कुआं भविष्य नहीं दिखाता, वो तुम्हारे हर फैसले की कीमत दिखाता है, और जिसने कीमत देख ली वो पहले जैसा नहीं रह सकता। आर्यमित्र कुछ समझ नहीं पाया। तभी बाबा ने अपने गले में बंधी एक पुरानी तांबे की चाबी उतारी। यह चाबी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा निशान डायरी के पहले पन्ने पर बना था। उन्होंने चाबी उसकी हथेली पर रखी। अगर आज रात उत्तर वाले जंगल में तुम्हें 7 पीपल के पेड़ एक साथ दिखाई दें तो समझ लेना रास्ता खुल चुका है, लेकिन याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। आर्यमित्र ने पूछा, अगर देख लिया तो? हरिदास बाबा पहली बार मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान सुकून देने वाली नहीं थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, फिर जंगल तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था। दिन भर बरसने वाले बादल न जाने कहाँ गायब हो गए थे। चाँद पूरा नहीं था, लेकिन उसकी रोशनी इतनी थी कि जंगल की पगडंडी दिखाई दे रही थी। आर्यमित्र ने झोले में डायरी रखी, कमर से लालटेन बांधी और हरिदास बाबा की दी हुई तांबे की चाबी अपने गले में डाल ली। घर से निकलते समय उसकी माँ ने आवाज लगाई, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो आर्यमित्र?
वह एक पल के लिए रुक गया। उसने पीछे देखना चाहा, लेकिन जाने क्यों उसे बाबा की बात याद आ गई। कुछ रास्ते झूठ बोलकर ही शुरू होते हैं। वह मुस्कुराया। बस जंगल तक जा रहा हूँ, सुबह होने से पहले ही लौट आऊँगा। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे पर खड़ी रही। गांव की आखिरी चौपाल पार करते ही हवा बदल गई। अभी तक जो हवा गर्म और सामान्य थी, वह अचानक ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि आर्यमित्र के हाथों में सिहरन दौड़ गई। जंगल शुरू हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ पेड़, ऊंचे, बहुत ऊंचे, जिनकी चोटियां आसमान को छूती हुई लग रही थी। अचानक उसे लगा कोई उसके साथ चल रहा है। वह रुक गया, आवाज़ भी रुक गई। वह फिर चला, आवाज़ फिर चलने लगी। सूखे पत्तों पर किसी के कदमों की धीमी पर सधी हुई आहट। कौन है? उसने ऊंची और दमदार आवाज़ में पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ दूर कहीं एक उल्लू की आवाज़ गूंजी और फिर सब कुछ शांत। आर्यमित्र ने अपनी चाल तेज कर दी। कुछ दूर जाने के बाद जंगल अचानक खुलने लगा। पेड़ों के बीच एक गोल मैदान था और उस मैदान के बीचों बीच 7 विशाल पीपल के पेड़, बिल्कुल वैसे जैसे हरिदास बाबा ने कहा था। 7 पेड़ गोल घेरे में खड़े थे, लेकिन सबसे अजीब बात उनकी जड़ें थी। जड़ें जमीन के भीतर नहीं जा रही थी, वे एक दूसरे से उलझी हुई थी, जैसे 7 पेड़ असल में एक ही पेड़ हों। आर्यमित्र धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने उस घेरे के भीतर कदम रखा, उसके गले में लटकी तांबे की चाबी हल्की सी गर्म होने लगी। पहले हल्की, फिर इतनी गर्म कि उसे पकड़ना मुश्किल हो गया। उसने जल्दी से चाबी उतारी और उसी क्षण जमीन हिलने लगी। नहीं, भूकंप नहीं था, कुछ जमीन के नीचे धीरे धीरे सरक रहा था। 7 पेड़ों के बीच सूखी घास अपने आप हटने लगी, धरती फटने लगी और कुछ ही क्षणों में पत्थर की बनी गोल सीढ़ियां दिखाई देने लगी। सीढ़ियां जो धरती के भीतर उतर रही थी। आर्यमित्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। डायरी अपने आप झोले के भीतर से बाहर निकल आई। उसके पन्ने हवा के बिना अपने आप पलटने लगे और एक पन्ने पर आकर रुक गए। उस पर लिखा था, पहला द्वार खुल चुका है, अब लौटना असंभव है, लेकिन अगली बार रास्ता तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। आर्यमित्र ने एक लंबी सांस ली। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा, फिर पहली सीढ़ी पर पैर रखा। दूसरी, तीसरी, 5वीं, 10वीं, 20वीं सीढ़ियाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और जितना नीचे उतरता जा रहा था, उतनी ही ऊपर की दुनिया खामोश होती जा रही थी। अचानक उसके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाज़ा आया। दरवाजे पर न ताला था न कुंडी, सिर्फ एक गोल निशान, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी तांबे की चाबी पर बना था। आर्यमित्र ने धीरे से चाबी उस निशान पर रखी और तभी पूरी गुफा में एक गूंज उठी। ऐसी गूंज जैसे सैकड़ों साल से बंद कोई चीज फिर से जाग गई हो। पत्थर का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन दरवाजे के पीछे अंधेरा नहीं था। वहाँ एक पूरा आकाश दिखाई दे रहा था, नीला चमकता हुआ, जिसमें सूरज भी था और चांद भी। आर्यमित्र ने हैरानी से फुसफुसाते हुए कहा, ये जगह धरती के नीचे कैसे हो सकती है? उसी क्षण एक गंभीर आवाज गूंजी, धरती के नीचे नहीं, समय के बाहर। वह आवाज इतनी शांत थी कि डर भी लग रहा था और सुकून भी मिल रहा था। आर्यमित्र ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई दिखाई नहीं दिया, सिर्फ पत्थरों से बना एक विशाल प्रांगण जिसकी छत आसमान जैसी थी।
उसमें बादल भी चल रहे थे, पक्षी भी उड़ रहे थे और धीरे धीरे सूरज भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक बात अजीब थी, सिर्फ ऊपर का आसमान चल रहा था, नीचे हवा तक स्थिर थी, एक पत्ता भी हिल नहीं रहा था। आर्यमित्र ने झुककर जमीन को छुआ। ठंडी, बिल्कुल ठंडी, जैसे सदियों से यहाँ धूप पहुँची ही नहीं थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, और तभी उसकी नज़र सामने रखे 7 पत्थर के स्तंभों पर गए। 7 स्तंभ एक सीध में खड़े थे, हर स्तंभ पर एक अलग निशान उकेरा हुआ था। पहले पर एक दीपक, दूसरे पर एक वृक्ष, तीसरे पर एक नदी, चौथे पर एक पक्षी, 5वें पर एक आँख, 6ठे पर एक घड़ी जिसमें कांटे नहीं थे, और 7वें स्तंभ पर कुछ भी नहीं बना था, वह बिल्कुल खाली था। डायरी फिर अपने आप खुल गई। इस बार शब्द धीरे धीरे उभरने लगे। समय को समझना है तो पहले प्रतीकों को समझो। 7 स्तंभ, 7 निर्णय और सिर्फ एक रास्ता। आर्यमित्र ने पहले स्तंभ को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर से टकराई, पूरे प्रांगण में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई और उसके सामने हवा में एक दृश्य बनने लगा। उसे अपना बचपन दिखाई दिया। वह लगभग 10 साल का था। उसके पिता उसे एक छोटी सी पुस्तक दे रहे थे और कह रहे थे, हर सवाल का जवाब किताब में नहीं मिलता, कुछ जवाब यात्रा देती हैं। दृश्य अचानक गायब हो गया। आर्यमित्र चौंक उठा। ये याद कैसे? उसने धीरे से ही कहा था। तभी वही रहस्यमयी आवाज दोबारा सुनाई दी। समय सिर्फ भविष्य नहीं रखता, वह अतीत भी संभाल कर रखता है। आर्यमित्र अब समझ चुका था कि यहाँ हर चीज किसी न किसी कारण से है। उसने दूसरे स्तंभ को छुआ। इस बार उसके सामने कोई याद नहीं आई, बल्कि एक रास्ता दिखाई दिया, लंबा, घुमावदार, और उस रास्ते पर वह खुद चल रहा था, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ एक छोटी लड़की थी, लगभग 8 वर्ष की, जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लड़की मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रही थी। फिर उसने कहा, तुम बहुत देर से आए। और पूरा दृश्य टूटकर हवा में बिखर गया। आर्यमित्र का दिल तेज धड़कने लगा। वो कौन थी? पर कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन डायरी का एक और पन्ना अपने आप खुल गया। हर यात्री अपने भविष्य में एक ऐसे चेहरे से मिलता है जिसे वह अभी नहीं पहचानता। उसे खोजने की कोशिश मत करना, समय खुद मिलवाएगा। आर्यमित्र ने डायरी बंद कर दी। अब उसके मन में पहले से ज़्यादा सवाल थे, लेकिन उसी समय पूरा प्रांगण हल्का हल्का कांपने लगा। 7 स्तंभ धीरे धीरे धरती के भीतर धंसने लगे और जहाँ वे खड़े थे वहाँ एक गोलाकार पत्थर ऊपर उठने लगा। उस पत्थर पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जो उत्तर चाहता है उसे पहले अपना सबसे बड़ा प्रश्न बताना होगा। आर्यमित्र उस पत्थर के सामने काफ़ी देर तक खड़ा रहा। उसके जीवन में सैकड़ों प्रश्न थे, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा था? उसने धीरे से आंखें बंद की और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे समय ने क्यों चुना? अगले ही क्षण पूरा प्रांगण तेज सफ़ेद रोशनी से भर गया और पत्थर पर एक नया वाक्य उभर कर आया, क्योंकि तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारा नाम यहाँ लिखा जा चुका था। आर्यमित्र की सांस जैसे वहीं रुक गई। वो शब्द पत्थर पर नहीं, सीधे आर्यमित्र के भीतर उतर गए। उसने एक कदम पीछे हटाया। उसका गला सूख चुका था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, किसने लिखा था मेरा नाम? कुछ क्षण तक पूरा प्रांगण बिल्कुल शांत रहा। फिर धीरे धीरे पत्थर की जमीन पर सुनहरी रेखाएं उभरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने धरती के भीतर प्रकाश भर दिया हो।
वे रेखाएं एक गोल आकृति बनाती चली गई और उस गोल घेरे के बीच धीरे धीरे पत्थर का एक विशाल चक्र ऊपर उठने लगा। उस चक्र पर सैकड़ों नाम लिखे थे। कुछ नाम मिट चुके थे, कुछ अब भी चमक रहे थे। आर्यमित्र धीरे धीरे उन नामों को पढ़ने लगा। कुछ नाम इतने पुराने थे जिनकी भाषा भी वह नहीं पहचान पाया, लेकिन अचानक उसकी नज़र एक चमकते हुए नाम पर जाकर ठहर गई। आर्यमित्र। वह वही आर्यमित्र था। उसने धीरे से आंखें बंद की और बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं जानना चाहता हूँ मुझे समय ने क्यों चुना। अगले ही क्षण पूरा प्रांगण तेज सफ़ेद रोशनी से भर गया और पत्थर पर एक नया वाक्य उभर कर आया, क्योंकि तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारा नाम यहाँ लिखा जा चुका था। आर्यमित्र की सांस जैसे वहीं रुक गई। वो शब्द पत्थर पर नहीं, सीधे आर्यमित्र के भीतर उतर गए। उसने एक कदम पीछे हटाया। उसका गला सूख चुका था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, किसने लिखा था मेरा नाम। कुछ क्षण तक पूरा प्रांगण बिल्कुल शांत रहा। फिर धीरे धीरे पत्थर की जमीन पर सुनहरी रेखाएं उभरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने धरती के भीतर प्रकाश भर दिया हो। वे रेखाएं एक गोल आकृति बनाती चली गई और उस गोल घेरे के बीच धीरे धीरे पत्थर का एक विशाल चक्र ऊपर उठने लगा। उस चक्र पर सैकड़ों नाम लिखे थे। कुछ नाम मिट चुके थे, कुछ अब भी चमक रहे थे। आर्यमित्र धीरे धीरे उन नामों को पढ़ने लगा। कुछ नाम इतने पुराने थे जिनकी भाषा भी वह नहीं पहचान पाया, लेकिन अचानक उसकी नज़र एक चमकते हुए नाम पर जाकर ठहर गई। आर्यमित्र। वह वही आर्यमित्र था, पत्थर पर चमकता हुआ, जैसे सदियों से उसी का इंतजार कर रहा हो। ये कैसे हो सकता है, उसने धीरे से कहा। तभी वही गंभीर आवाज़ एक बार फिर गूंजी, समय इंसानों को नहीं चुनता, समय संभावनाओं को चुनता है। आर्यमित्र ने पहली बार हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो। कुछ पल कोई उत्तर नहीं आया। धीरे धीरे धुएं की तरह पारदर्शी होने लगी। उसके पीछे एक पूरा नगर दिखाई देने लगा। ऐसा नगर जो किसी नक्शे में नहीं था। पत्थर के ऊंचे ऊंचे भवन, जलती हुई नीली मसालें, सफ़ेद वस्त्र पहने लोग, लेकिन सब स्थिर थे। कोई चल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था, जैसे पूरे नगर का समय एक ही पल पर रुक गया हो। आर्यमित्र की आंखें फैल गई। ये कौन सी जगह है। आवाज आई, यह कालपुर है, जहाँ समय चलता नहीं, संभाल कर रखा जाता है। उसी क्षण नगर के बीचों बीच एक घंटी अपने आप बज उठी। ध्वनि धीरे धीरे पूरे प्रांगण में फैल गई और जो लोग अभी तक बिल्कुल स्थिर खड़े थे, उन्होंने एक साथ अपनी आंखें खोल दी। सैकड़ों आंखें एक साथ आर्यमित्र की ओर मुड़ी। कोई क्रोध नहीं, कोई मुस्कान नहीं, बस शांत, गहरी और सब कुछ देख लेने वाली दृष्टि। आर्यमित्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पहली बार ऐसा लगा कि वह किसी कहानी में नहीं, बल्कि किसी बहुत पुराने निर्णय का हिस्सा बन चुका है। तभी भीड़ के बीच से एक वृद्ध आगे आया। लंबे सफ़ेद वस्त्र, चांदी जैसे बाल, हाथ में नीले रंग का दंड। वह आर्यमित्र के सामने आकर रुका। कुछ क्षण तक उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, हम तुम्हारा इंतजार 358 वर्षों से कर रहे हैं। आर्यमित्र की सांस थम गई। लेकिन मेरी उम्र तो 24 साल है। वृद्ध ने धीरे से सिर हिलाया। उम्र समय से तय होती है, और समय तुम्हारे लिए वैसा नहीं बहता जैसा बाकी दुनिया के लिए बहता है। इतना कहकर उसने अपना दंड जमीन पर टिकाया। पूरा प्रांगण हल्की नीली रोशनी से भर गया और आर्यमित्र के पैरों के नीचे पत्थर पर
एक नया प्रतीक उभर आया। 7 वृत्त और उनके बीच 8वां खाली स्थान। वृद्ध ने उस खाली स्थान की ओर इशारा किया। 7 रक्षक पूरे हो चुके हैं, अब 8वें का समय आ गया है। आर्यमित्र ने धीरे से पूछा, 8वां? कौन 8वां? वृद्ध की आंखें सीधे उसकी आंखों में टिक गई और उसने कहा, तुम। पूरा प्रांगण एकदम शांत हो गया, जैसे हवा भी उस उत्तर का इंतजार कर रही हो। आर्यमित्र कुछ क्षण तक वृद्ध को देखता रहा, फिर हल्की सी हंसी उसके होठों पर आई। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं एक साधारण इंसान हूँ। न मैं योद्धा हूँ, न कोई राजकुमार, और न ही मुझे किसी तिलस्मी दुनिया के बारे में कुछ पता है। वृद्ध मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में तरस था। यही बात 7 रक्षकों ने पहली बार कही थी। आर्यमित्र का चेहरा गंभीर हो उठा। 7 रक्षक? वृद्ध ने अपने दंड को धीरे से घुमाया और प्रांगण के बीच हवा में 7 प्रकाश पुंज उभर आए। धीरे धीरे वे मानव आकृतियों में बदलने लगे। पहला एक वृद्ध स्त्री, दूसरा एक बालक, तीसरा एक सैनिक, चौथा एक साधु, 5वां एक राजकुमारी, 6ठा एक कुम्हार और 7वां एक अंधा संगीतकार। आर्यमित्र आश्चर्य से उन्हें देखता रहा। ये सब रक्षक हैं? वृद्ध ने सिर हिलाया। समय ताकत नहीं चुनता, समय स्वभाव चुनता है। जिसके भीतर सच बचा रहता है, समय उसी पर विश्वास करता है। तभी 7 आकृतियां धीरे धीरे आर्यमित्र की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उनके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। वे मानो हवा पर चल रहे थे। सबसे पहले वृद्ध स्त्री उसके सामने रुकी। उसने अपना हाथ आर्यमित्र के सिर पर रखा। एक पल में उसकी आंखों के सामने सैकड़ों दृश्य चमक उठे। बचपन, माँ की मुस्कान, पिता की आवाज़, पहली बार पुस्तक पढ़ना, पहली हार, पहली जीत, सब एक ही क्षण में। आर्यमित्र घुटनों पर बैठ गया। उसका सिर भारी होने लगा। ये क्या हो रहा है? वृद्ध की आवाज़ आई। समय तुम्हारी यादें नहीं देख रहा, समय तुम्हें पढ़ रहा है। कुछ क्षण बाद सब सामान्य हो गया। आर्यमित्र धीरे धीरे उठा, लेकिन उसे एक अजीब बात महसूस हुई। उसे अपने बचपन की एक घटना याद ही नहीं आ रही थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन जितना याद करना चाहता वह उतनी ही दूर चली जाती। मेरी एक याद कहाँ चली गई? उसने घबरा कर पूछा। वृद्ध ने गहरी सांस ली। यह प्रथम मूल्य था। समय बिना मूल्य लिए कभी कुछ नहीं देता। आर्यमित्र चौंक गया। मतलब? तुम्हें कालपुर में प्रवेश मिल गया है, लेकिन उसकी कीमत तुम्हारी एक स्मृति थी। हर उत्तर कुछ लेकर आता है और कुछ ले भी जाता है। आर्यमित्र अब पहली बार डर गया। अगर हर रहस्य एक याद ले जाएगा तो बात खत्म होने तक क्या उसके पास खुद की पहचान भी बचेगी? उसी समय दूर कहीं कालपुर के सबसे ऊंचे भवन से 3 बार शंखनाद हुआ। पूरा नगर एक साथ जीवित हो उठा। बाजार खुलने लगे, दिए जल उठे, पत्थर के फव्वारों से चांदी जैसा जल बहने लगा और सभी लोग एक ही दिशा में चलने लगे। आर्यमित्र ने पूछा, ये सब कहाँ जा रहे हैं? वृद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, आज निर्णय सभा है और 358 वर्षों बाद पहली बार 8वें रक्षक का नाम घोषित किया जाएगा। आर्यमित्र ने धीरे से कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? वृद्ध पहली बार चुप हो गया। उसने सीधे आर्यमित्र की आंखों में देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, यहाँ आने का निर्णय तुम्हारा था, लेकिन यहाँ से जाने का निर्णय तुम्हारा नहीं होगा। आर्यमित्र ने पीछे मुड़कर देखा।
जिस विशाल द्वार से वह अंदर आया था वह अब वहां था ही नहीं। सिर्फ एक पत्थर की दीवार, बिल्कुल सपाट, जैसे वहां कभी कोई रास्ता था ही नहीं। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बांधी और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह एक रहस्य खोजने आया था, लेकिन अब वह खुद उसी रहस्य का हिस्सा बन चुका था। पत्थर की दीवार बिल्कुल शांत खड़ी थी। आर्यमित्र ने एक बार फिर उसे हाथ लगा कर देखा। न कोई दरार, न कोई द्वार, न कोई निशान। मानो जिस रास्ते से वह आया था वह रास्ता कभी था ही नहीं। पीछे से वृद्ध की आवाज आई, समय के नगर में कोई रास्ता दो बार नहीं खुलता। आर्यमित्र ने पलट कर पूछा, अगर मैं वापस जाना चाहूं तो? वृद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तुम आए थे तब तुम्हारे पास सिर्फ प्रश्न थे, जब लौटोगे तब तुम्हारे पास उत्तर होंगे, और समय उत्तर देने वालों को आसानी से जाने नहीं देता। दूर कहीं विशाल शंख एक बार फिर बजा। इस बार पूरा कालपुर चल पड़ा। पत्थर की गलियों में सैकड़ों लोग एक जैसी सफेद चादर ओढ़े बिना किसी आवाज के एक ही दिशा में जा रहे थे। कोई बातचीत नहीं, कोई हंसी नहीं, सिर्फ चलते हुए कदम। आर्यमित्र भी वृद्ध के साथ उस भीड़ में शामिल हो गया। जितना आगे बढ़ता उतना ही उसे एहसास होता कि इस नगर में कुछ तो अलग है। यहाँ कोई बच्चा नहीं रो रहा था, कोई व्यापारी मोल भाव नहीं कर रहा था, कोई सैनिक पहरा नहीं दे रहा था। सबके चेहरों पर एक जैसी शांति थी, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा जान लिया हो जिसके बाद जीवन में कोई बेचैनी बचती ही नहीं। कुछ देर बाद वे एक विशाल गोलाकार भवन के सामने पहुंचे। उसका दरवाजा इतना बड़ा था कि 10 हाथी एक साथ उसमें प्रवेश कर सकते थे। ऊपर पत्थर पर एक वाक्य उकेरा था, जिसे समय चुनता है उसे पहले स्वयं को चुनना पड़ता है। आर्यमित्र ने धीरे से पढ़ा। उसे उस वाक्य का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन अंदर से ढोल की धीमी आवाज आने लगी, धम धम धम। हर ध्वनि सीधे सीने में उतर रही थी। भवन के भीतर एक गोल सभा थी। बीच में काले पत्थर का एक चबूतरा और उसके चारों ओर 8 खाली स्थान, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 पर प्रकाश जल रहा था। 8वां अब भी अंधेरे में डूबा था। वृद्ध ने धीरे से कहा, यही रक्षकों का स्थान है। सदियों से 8वां स्थान खाली है। आर्यमित्र ने पूछा, अगर 7 रक्षक हैं तो 8वां क्यों? वृद्ध ने इस बार उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस अपने दंड से फर्श पर एक बार प्रहार किया। ठक! पूरा भवन हल्की कंपन से भर गया और 8वें आसन के ऊपर हवा में धीरे धीरे एक प्रकाश मंडल बनने लगा। अचानक सभा के सबसे पीछे बैठे एक वृद्ध ने तेज आवाज में कहा, मैं विरोध करता हूँ। पूरा भवन एक पल में खामोश हो गया। आर्यमित्र ने पहली बार किसी को ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना था। वह वृद्ध धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में कठोरता थी। उसने आर्यमित्र की ओर उंगली उठाई। यह 8वां रक्षक नहीं हो सकता। इसने अभी तक समय की पहली परीक्षा भी नहीं दी। सभा में धीमी फुसफुसाहट फैल गई। आर्यमित्र कुछ समझ नहीं पा रहा था। वृद्ध ने फिर कहा, जिसे अपने अतीत का भार उठाना नहीं आता वह भविष्य की रक्षा कैसे करेगा? आर्यमित्र ने सीधे उसकी ओर देखा। कौन सी परीक्षा? वृद्ध मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में चुनौती थी। अगर सच में चुने गए हो तो आज रात समय तुम्हारा निर्णय करेगा। सभा के बीच का काला चबूतरा धीरे धीरे 2 हिस्सों में बंटने लगा। नीचे सीढ़ियां दिखाई दी, लेकिन यह सीढ़ियां पत्थर की नहीं थी। वे नीली रोशनी से बनी थी, जैसे प्रकाश सीढ़ियों का रूप ले चुका हो। गहराई से एक ठंडी हवा उठी। उस हवा में अजीब सी सुगंध थी, भीगी मिट्टी जैसी, पुरानी किताबों जैसी, और कुछ ऐसी जिसे आर्यमित्र पहचान नहीं पाया। तभी नीचे से एक आवाज आई,
बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। आर्य मित्र, नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार जन्मों से कर रहा हूँ। आर्य मित्र ने चौंक कर चारों ओर देखा। सभा में मौजूद किसी और ने वह आवाज नहीं सुनी थी। सभी लोग उसे ही देख रहे थे, जैसे अगला कदम सिर्फ उसी को उठाना था। वृद्ध उसके पास आया और बहुत धीमी आवाज में बोला, याद रखना, जो नीचे मिलेगा वह तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा, लेकिन अगर उसे पहचानने में एक पल की भी भूल हुई तो तुम अपने ही अतीत में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। आर्य मित्र ने पहला कदम उन नीली सीढ़ियों पर रख दिया और उसी क्षण ऊपर का पूरा सभागार उसकी आंखों से गायब हो गया। आर्य मित्र नीली सीढ़ियों से नीचे उतर चुका था, लेकिन इस बार उसे अपने पैरों की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे वह चल नहीं रहा था, बल्कि समय उसे अपने साथ बहा कर ले जा रहा था। कुछ ही क्षणों बाद उसके सामने एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। उस कक्ष के बीचों बीच एक वृक्ष खड़ा था, लेकिन वह साधारण वृक्ष नहीं था। उसकी शाखाओं पर पत्ते नहीं, घड़ियां बनी थी। छोटी बड़ी रेत घड़ी, धूप घड़ी, जल घड़ी और कुछ ऐसी जिन्हें आर्य मित्र ने पहले कभी नहीं देखा था। हर घड़ी अलग अलग समय दिखा रही थी। वृक्ष के नीचे एक वृद्ध ध्यान में बैठा था। उसने आंखें खोली और मुस्कुराया। आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। आर्य मित्र ने पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध बोला, मैं समय का लेखक हूँ। जो बीत चुका उसे मैं लिखता हूँ, जो आने वाला है उसे मैं नहीं लिखता। फिर डायरी किसने लिखी? आर्य मित्र ने पूछा। वृद्ध धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ से वृक्ष के तने को छुआ। पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया और वृक्ष के भीतर एक चेहरा दिखाई दिया। आर्य मित्र सन्न रह गया। वह चेहरा उसी का था, लेकिन उम्र लगभग 70 बरस। सफ़ेद बाल, गहरी आँखें, चेहरे पर सैकड़ों यात्राओं की थकान। वृद्ध ने कहा, जिस डायरी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया उसे तुमने ही लिखा था, लेकिन अभी नहीं, आने वाले समय में। आर्य मित्र की तो सांसें ही रुक गई। ये कैसे संभव है? क्योंकि समय सीधी रेखा नहीं है, वह एक वृत्त है। वृद्ध ने कहा। उसी क्षण पूरी गुफा कांपने लगी। सभी घड़ियां एक साथ रुक गई। वृद्ध पहली बार घबराया। वह आ गया। कौन आ गया? आर्य मित्र ने पूछा। वृद्ध बोला, जो समय को रोकना चाहता है। अचानक पूरा कक्ष अंधकार में डूब गया और अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, 8वें रक्षक, तुम्हारा निर्णय अब होगा। अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा। आर्य मित्र ने देखा, उसके सामने कोई राक्षस नहीं था, कोई दैत्य नहीं था, सिर्फ एक विशाल दर्पण। वह दर्पण उसका चेहरा नहीं दिखा रहा था, उसमें दुनिया दिखाई दे रही थी। गांव, नदी, बच्चे, किसान, मंदिर, हंसी, जीवन। फिर दृश्य बदला। अगर समय का कुआं गलत हाथों में चला जाए तो लोग भविष्य देखकर आज जीना छोड़ देंगे। कोई जोखिम नहीं उठाएगा, कोई सपने नहीं देखेगा, कोई मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि सबको पहले से पता होगा। तभी समय का लेखक बोला, यही कारण है कि इस कुएं का अस्तित्व दुनिया से छिपा कर रखा गया, लेकिन अब निर्णय तुम्हारा है। इसे बचा लो या हमेशा के लिए बंद कर दो। आर्य मित्र काफी देर तक चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। अगर हर इंसान अपना भविष्य जान जाएगा तो उम्मीद मर जाएगी, और जिस दिन उम्मीद मर गई उसी दिन इंसान जीना छोड़ देगा। उसने अपने गले से तांबे की चाबी उतारी, धीरे से समय के कुएं में डाल दी। जैसे ही चाबी अंदर गिरी, पूरा कालपुर प्रकाश से भर गया। सातों रक्षक मुस्कुराए। समय का लेखक धीरे से आंखें बंद कर बैठ गया और कुआं धीरे धीरे
पत्थर में बदलने लगा। कालपुर धीरे धीरे धुंध में खो गया। आर्यमित्र फिर उसी जंगल में खड़ा था। सुबह हो चुकी थी। चारों तरफ पक्षियों की आवाज, हल्की धूप और जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने पीछे मुड़ कर देखा। न कुआं, न सीढ़ियां, न 7 पीपल, सिर्फ साधारण जंगल। वह धीरे धीरे गांव लौट आया। किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि कुछ रहस्य कह देने से खत्म हो जाते हैं। सालों बाद आर्यमित्र एक पुस्तक लिख रहा था। आखिरी पन्ने पर उसने लिखा, भविष्य जान लेना सबसे बड़ी शक्ति नहीं, अनजान भविष्य पर भरोसा करके जीना, यही इंसान होने की सबसे बड़ी ताकत है। उसने किताब बंद कर दी, मुस्कुराया और उसकी जिल्द पर सिर्फ एक नाम लिखा था, समय का कुआं। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं। धन्यवाद।